नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक आलेख है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा पूरे पन्ने का एक आर्टिकल। उमर खालिद की 5 तस्वीरों के साथ छपा यह आलेख बहुत सारे लोगों, बहुत सारी व्यवस्थाओं और बहुत सारे चेहरों का बायोडेटा भी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायोडेटा है, उनकी राजनीति का बायोडेटा। यह संविधान को छोड़कर भगवान के आदेश पर फैसला लिखने वाले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भी बायोडेटा है। यह भारत में नफरत के कारोबार पर सवार मीडिया का भी बायोडेटा है और भारतीय लोकतंत्र के हालात का भी। इस लेख को किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है, वरना पहले ही इसे खारिज कर दिया जाता। इसे लिखा है एक हिंदू पत्रकार ने, वो भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई पत्रकार ने। उनका नाम है सुहासिनी राज। सुहासिनी का ये लेख घने अंधेरे कोहरे को टिमटिमाते हुए दिए की तरह चीरता हुआ मालूम पड़ता है। हर उम्मीद के धराशायी हो जाने से पहले निराशा को परे धकेलने की एक कोशिश। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र विरोधी ब्रिगेड के सीने में यह लेख किसी बर्छी की तरह चुभ रहा होगा, लेकिन क्या न्याय से लेकर सत्ता तक की कुर्सियों पर बैठे हुए सर्वशक्तिमान अपनी करतूतों पर शर्मिंदा महसूस करेंगे? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए इस लेख से गुजरना दर्द की उस गली से गुजरना है जिसमें प्रवेश करने से पहले हम आंखें बंद कर लेने को ही ईमान मान लेते हैं। जुल्म और फरेब की तरफ नजर उठाकर न देखना ही जहां शराफत के उसूल बन जाया करें, तो उस इंसाफ का हक उमर खालिद के हिस्से में आए भी तो किस कूचे से। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आलेख का हिंदी तर्जुमा करके पढ़ भर देता हूं। इस समय यह फर्ज भी है और उम्मीद भी। यह लेख न्यूयॉर्क टाइम्स के अंतर्राष्ट्रीय पन्ने पर छपा है, इंटरनेशनल, और पूरी दुनिया में पहुंचा है। इसकी शुरुआत होती है उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास के एक कोट यानी उद्धरण से कि इन दिनों मुसलमान नाम वाले किसी शख्स को फंसाना बहुत आसान हो गया है। नीचे लेख का टाइटल यानी शीर्षक है, बिना सुनवाई जेल में 4 साल, मोदी के भारत में अपना पक्ष रखने की कीमत। लेख कुछ यूं शुरू होता है। परिवार हर हफ्ते नई दिल्ली में एक लैपटॉप के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है। कभी कभी उत्तर भारत में रहने वाले रिश्तेदार या यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी इस कॉल में लोग शामिल हो जाते हैं। वे इंतजार करते हैं कि 37 वर्षीय भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता उमर खालिद जेल से स्क्रीन पर दिखाई दे। कैसी हो अम्मी? एक दिन हाल ही में खालिद ने अपनी मां सबीहा खानम से मुखातिब होते हुए जोर से कहा, जब वो चेहरा नहीं देख पा रहे थे लेकिन एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोग एक फ्रेम में आ जाओ प्लीज। उमर खालिद 2020 की शुरुआत में व्यापक तौर पर मुसलमानों के खिलाफ माने जाने वाले सरकार के एक प्रस्ताव के विरोध में चलने वाले भारत के सबसे बड़े प्रदर्शनों के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बन गए थे। उन्हें उसी साल कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात के अब 4 साल हो गए हैं, वे बिना सुनवाई के जेल में पड़े हुए। उमर खालिद की यह कैद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में असहमति के व्यापक दमन का प्रतीक बन गई है और यह हाल के चुनाव में मोदी के घटे हुए जनादेश के बावजूद वैसे ही जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि उमर खालिद जैसे विरोधियों को चुप कराने के लिए मोदी सरकार ने एक कठोर सुरक्षा कानून का सहारा लिया है, जिसका उपयोग पहले केवल हिंसक विद्रोहों को शांत करने के लिए किया जाता था। इस कानून के तहत निशाने पर आए कार्यकर्ताओं और असहमति जताने वालों को मुकदमे से पहले लगभग अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जा सकता है। कुछ लोग जमानत का इंतजार करते करते मर भी गए। यहां तक कि अगर वो मुकदमे शुरू भी होते हैं तो अभियुक्त अक्सर सालों तक कानूनी लड़ाइयों में फंसे रह जाते हैं। मोदी सरकार ने न्यायिक प्रणाली को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने और इसे अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों का कहना है कि खासकर जब असहमति की आवाज उठाने वाला कोई मुसलमान होता है, जैसा कि उमर खालिद के मामले में हुआ, तो हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा उठाया गया हथौड़ा और भी ज्यादा सख्ती से गिरता है। खालिद को राज्य सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था।
क्योंकि उन्होंने सरकार विरोधी भाषण दिए और उन व्हाट्सएप समूहों में हिस्सा लिया जो विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे। उन पर दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप लगाया गया, जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अधिकांश पीड़ित मुसलमान थे जो हिंदू भीड़ के हाथों मारे गए। तब से वे और उनका परिवार एक क्रूर दिनचर्या में फंसे हुए हैं। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि उनकी जमानत अर्जी 3 बार निचली अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई। उनकी जमानत की सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में कम से कम दर्जन भर बार स्थगित की जा चुकी है। कम से कम 2 मौकों पर उमर खालिद को अदालत ले जाया गया, लेकिन जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया और आरोपी को वापस उसकी कोठरी में भेज दिया। उमर के पिता कहते हैं कि यह प्रक्रिया अपने आप में सजा बन गई है। कभी जज खुद को सुनवाई से अलग कर लेते हैं तो कभी वकील मौजूद नहीं होते। वो कहते हैं, आज के भारत में सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। इन दिनों मुसलमान नाम वाले किसी भी शख्स के खिलाफ मामला बनाना और उसे फंसाना बहुत आसान हो गया है। उमर खालिद ने मोदी को तब चुनौती दी थी जब प्रधानमंत्री 2019 में एक बड़ी चुनावी जीत के बाद शिखर पर थे। इसने उन्हें दशकों में भारत के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। चुनाव के बाद मोदी ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी समर्थकों की लंबे समय से चली आ रही इच्छाओं को पूरा करने की नीतियों पर तेजी से काम किया। उन्होंने मुस्लिम बहुल कश्मीर क्षेत्र की विशेष स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया। एक भव्य हिंदू मंदिर की नींव रखी, जिसे लंबे समय से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवादित स्थल माना जाता रहा। इसके अलावा उनकी सरकार ने एक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की योजना की घोषणा की, जिसे व्यापक रूप से मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने के रूप में देखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि सरकार द्वारा हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों जैसे पड़ोसी देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए एक कानून पारित करने के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। मुसलमानों को इससे जानबूझकर बाहर रखा गया था। सरकार ने कहा कि यह कानून भारतीय मुसलमानों को लेकर नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोस में सताए गए अल्पसंख्यकों को एक नई शुरुआत देने के बारे में है। लेकिन भारत के कई मुसलमानों ने इस कदम को एक साजिश का हिस्सा माना। एक बार नागरिकता रजिस्टर लागू हो जाने के बाद उन्हें डर था कि अगर वो भारत में अपनी वंशावली के सबूत पेश नहीं कर पाए तो उनकी नागरिकता छिन जाएगी। लिहाजा नागरिकता कानून का विरोध तेजी से फैलता चला गया। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हजारों महिलाओं ने महीनों तक धरना दिया। दिल्ली की सर्दियों की सबसे ठंडी रातों में बच्चों के साथ वो दिन रात एक बड़े पीले और गुलाबी तिरपाल के नीचे बैठी रही। इन विरोध प्रदर्शनों से काफी पहले शांतिपूर्ण असहमति का गढ़ रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी करने वाले उमर खालिद मुस्लिम विरोधी घृणा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो लगातार भारत की राजधानी में बढ़ते सांप्रदायिक अलगाववाद को लेकर बोल रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है। उन्होंने 2009 में एक भाषण में कहा था, हमारे यहाँ पिज्जा डिलीवर नहीं होता, हमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, हमें होम लोन भी नहीं मिलता। तब वो एक युवा छात्र हुआ करते थे। मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद जब पहले से मौजूद मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह हिंसक होने लगे तो उमर खालिद और मुखर हो गए। जब नफरत, अपराध और लिंचिंग पर मोदी और उनके सहयोगी चुप्पी साधे रहे, तब उमर खालिद ने रैलियों में मोदी की विभाजनकारी राजनीति की आलोचना शुरू कर दी और उनके करीबी सहयोगियों को फांसीवादी कहना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख में साफ लिखा है कि नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान उमर खालिद ने दिल्ली में एकत्रित महिलाओं से अपने भाषण में कहा कि हम इस लड़ाई को मुस्कुराहट के साथ और अहिंसक तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा था, यह गांधी से प्यार करने वाले लोगों की सभा है। उस समय तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण बने हुए थे, लेकिन 2020 की शुरुआत में दक्षिणपंथी समूहों और मोदी की पार्टी के नेताओं द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए जाने के बाद दिल्ली में व्यापक हिंसा भड़क उठी। हिंसा शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले एक रैली में मोदी के एक मंत्री ने नारे लगवाए थे कि देशद्रोही प्रदर्शनकारियों को गोली मार देनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, हालांकि दंगों में मारे गए अधिकांश लोग मुसलमान थे, लेकिन सरकार का गुस्सा केवल मुसलमानों पर उतरा। पुलिस ने युवा मुसलमानों को गिरफ्तार किया।
उन्हें ऐसे मामलों में उलझा दिया जो सबूतों की कमी या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में पुलिस की संलिप्तता पाए जाने पर अदालत में टिके ही नहीं। 4 साल जेल में बिताने के बाद उमर खालिद के बारे में कहा जाता है कि वो शांत पड़ गए। उनकी दोस्त अपेक्षा प्रियदर्शनी बताती हैं कि वो जेल में इन दिनों क्रिकेट खेलते हैं और अन्य कैदियों को उनकी जमानत की अर्जियों में मदद करते हैं। कभी कभी उन्हें जेल की अपनी कोठरी के पास आने वाली बिल्लियों को खाना खिलाने का मौका भी मिलता है। उनकी साथी बनोज्योत्सना लाहिड़ी उमर खालिद को आने वाले समर्थन कार्ड और चिट्ठियां दिखाती हैं। इसके साथ उन्हें नियमित रूप से किताबें भेजती हैं। दक्षिणी दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले उनके माता पिता और भाई बहन के हिस्से में एक यातनादायक इंतजार आया है। पिछली सर्दियों में उमर को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से 1 हफ्ते की रिहाई मिली थी। एक फोटो एल्बम में वो गहरे नीले कुर्ते और नेहरू जैकेट में खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी मां सबीहा खानम कहती है कि जब वो जेल से आया था तो कई दिनों तक सोया नहीं। वो नहीं चाहता था कि परिवार के साथ मिलने वाला एक भी पल सोने में खराब हो। सबीहा कहती हैं, अब जबकि जमानत की सुनवाइयां महज खाना पूर्ति लगती हैं, परिवार को कोर्ट में उसे करीब से देखकर कुछ सुकून मिलता है। वो बताती हैं कि गर्मियों में एक सुनवाई के दौरान खालिद ने उनका हाथ पकड़ लिया था। हमें देखकर जज ने कहा था, माँ और बेटे कुछ देर बैठकर बातें कर सकते हैं। ये मुलाकात कुल 6 मिनट चली थी। सबीहा खानम कहती हैं, जब हम अलग हुए तो मैंने उमर को प्यार से गले लगाया और दुआ की कि वो जल्दी बाहर आ जाए। आपने सबीहा खानम की एक औलाद को जेल में डाला है। 4 साल की इस कैद ने उन्हें करोड़ों उमर खालिदों की मां में तब्दील कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख यहां खत्म हो जाता है और पीछे छूट जाता है एक सवाल, हमारे लिए, आपके लिए, मीडिया, जमहूरियत, संविधान और संसद के लिए, सबसे बड़े मिलॉर्ड और वजीर आजम के लिए। उमर खालिद का कसूर क्या है? सवाल पूछना। वो क्या पूछ रहा है हुजूर, हम भी तो जाने। हम जानते हैं आपके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन शायद आप नहीं जानते, आपने जैनब खानम की एक औलाद को जेल में डाला है। 4 साल की इस कैद ने उन्हें करोड़ों उमर खालिदों की मां में तब्दील कर दिया है। हमें यकीन है मिलॉर्ड, असमानता और अन्याय के दर्द और आंसुओं को कौम के खित्तों में बांटकर देखने की रवायतों को इतिहास इंसानियत के दामन पर कभी न छूटने वाली कालिक से कम कुछ भी दर्ज नहीं करेगा। हमें यकीन है मिलॉर्ड, असमानता और अन्याय के दर्द और आंसुओं को कौम के खित्तों में बांटकर देखने की रवायतों को इतिहास इंसानियत के दामन पर कभी न छूटने वाली कालिक से कम कुछ भी दर्ज नहीं करेगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।